हेलो 8th स्टैंडर्ड, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। और मैं लेके आ चुका हूँ 8th स्टैंडर्ड हिंदी का क्वेश्चन पेपर, जिसके अंदर मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो इस सेशन के बाद आपके बहुत सारे डाउट रिगार्डिंग टू 8th हिंदी कंप्लीट होने वाले। तो अगर आपका अभी एग्जाम बाकी है, सेमिस्टर एग्जाम बाकी है, एनुअल एग्जाम बाकी है, तो डोंट मिस दिस सेशन। तो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। तो इस वाले सेशन में हम लोग पर्टिकुलर फोकस करने वाले हैं विभाग 3, जिसका नाम है भाषा अध्ययन, और विभाग 4 जिसका नाम है उपयोजित लेखन। तो विभाग, अगर मैं थोड़ा सा पहले आपको पेपर पैटर्न बताऊंगा, और वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ग्रामर के रिलेटेड कंप्लीट हो जाएंगे, और हिंदी के राइटिंग स्किल के रिलेटेड सारे के सारे कॉन्सेप्ट आगे जाके कंप्लीट हो रहे होंगे। तो गाइस, पहले तो सबसे बात करेंगे वेटेज की, कितने मार्क्स के पूछे जाता है। तो अगर मैं बात करूंगा भाषा अध्ययन की, तो देखो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, और फिर हम बात करेंगे पीछे, तो 9 और 10। तो 10 मार्क्स के लिए आपको भाषा अध्ययन पूछा जाएगा। और अगर हम लोग उपयोजित लेखन की बात करेंगे, तो यहाँ पे देखो, चार, चार और चार, मतलब टोटल कितना हो गया, चार तो 12, मतलब 12 मार्क्स के लिए आपको ये पूछा जाएगा। और टोटल लगभग 22 मार्क्स का काम आपका इस वीडियो से होने वाला है। जितनी चीजें मैं दे रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना, आपका बहुत सारा काम, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करेंगे भाषा अध्ययन की। ओके, तो यहाँ पे आप भाषा अध्ययन में सबसे पहला सवाल आपको यहाँ पे क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 में पूछा जाता है। निम्नलिखित वाक्य में संज्ञा एंड सर्वनाम पहचान के लिखिए। संज्ञा का मतलब होता है नाउन, सर्वनाम का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा, देखो, तो यहाँ पे देखो, एडजेक्टिव और नाउन हमें पहचानना है। यहाँ पे संज्ञा मतलब नाउन। तो अगर मैं नीचे वाला एग्जांपल आपके लिए लूं, तो रजा साहब एक अच्छे कलाकार है। तो यहाँ पे संज्ञा मतलब नाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाम क्या है, रजा साहब। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी संज्ञा। क्या हो जाएगी, संज्ञा। बात समझ में आया। संज्ञा, जो भी आप बोलते हो, संज्ञा बोलो, संज्ञा बोलो, संज्ञा बोलो, ठीक है। राजा ने चारों लड़कियों को गेहूं के दाने दिए। तो यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा, या संज्ञा, संज्ञा, संज्ञा क्या हो जाएगी, गेहूं। बात समझ में आएगा, संज्ञा होगी गेहूं। अगर हम बात करेंगे इसमें, तो आप देखोगे यहाँ पे सर्वनाम में देखो, मैं हो जाएगा, तुम हो जाएगा, वे हो जाएगा। मतलब किसी प्लेस का नाम ना बोल के उसको संबोधित किया जाता है कि मैं वहां जा रहा हूँ। तो वहां, तुम, मतलब किसी को, किसी का नाम ना बोल के उसको तुम इस्तेमाल करोगे, तुम बड़े अच्छे हो। या अगर नाम बोलोगे तो वहां पे नाम की जगह पे आपने क्या इस्तेमाल कर दिया, तुम, ठीक है ना। और मैं, अगर मैं बोलूंगा मैं शुभम हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या हो जाएगा, आपका एक तरीके से सर्वनाम हो जाएगा। वे मेरे मित्र है, मतलब वो मेरे दोस्त है। तो यहाँ पे वे क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। तो अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, तो अपने बच्चों के समान पालो ताकि चारों ओर हरियाली छाई रहे। यहाँ पे संज्ञा क्या हो जाएगी, देखो, एक बात करूंगा तो बच्चों, यहाँ पे संज्ञा हो जाएगी, मतलब बच्चों के एक तरह का नाम है, ठीक है ना। और यहाँ पे हरियाली भी क्या हो जाएगी, संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूंगा सर्वनाम की, तो सर्वनाम यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपने। सर्वनाम क्या हो जाएगा, अपने। तो इस टाइप के आप और थोड़े बहुत क्वेश्चन कर लो, तो आपको संज्ञा और सर्वनाम के बारे में क्लियरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्य का रचना के आधार पर भेद पहचानिए। मतलब किस टाइप का ये सेंटेंस है। सेंटेंस 3 तरह के होते हैं वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य मतलब क्या, एक राजा था, मनुष्य नाखूनों को काटता रहता रहता है, ठीक है ना, ये सरल वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या, संयुक्त वाक्य मतलब जो दो वाक्यों से जुड़ के बनता है। जैसा यहाँ पे किंतु का इस्तेमाल करके हमने दो सेंटेंस को जोड़ा है। मैं शरीर से बूढ़ा हूँ, उत्साह से जवान हूँ। दो वाक्यों को जोड़ा किसे मदद से, किंतु के मदद से। उसी तरीके से जैसे कि और का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। किंतु का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको बोलेंगे संयुक्त वाक्य। और मिश्र वाक्य क्या, मतलब एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे कंप्लीटली डिपेंड रहता है। जैसा क्या, कल जू पर दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। तो दिन भर विश्राम कर लेंगे तो थकावट दूर हो जाएगी। मतलब ये थकावट दूर हो जाएगी, ये सेंटेंस पूरा किस पे डिपेंड है, इस जुए पर आराम कर लेंगे, इसके ऊपर डिपेंड है। समझ में आया आपको। तो मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक सेंटेंस दूसरे पे डिपेंड होता है। और अगर इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे अच्छे से, तो तुम वहां गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। तो ये क्या हो जाएगा, आपको कमेंट करके बताना है कि क्या ये सरल वाक्य है
क्या ये संयुक्त वाक्य है या क्या ये मिश्र वाक्य है? कमेंट करके बताना जल्दी से, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय अलग अलग करके लिखिए। मतलब क्या, यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल मैंने बहुत सारे दिए रखे आपको। तीसरी बहन बस सोचती रही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तीसरी बहन हो जाएगा आपका, देखो तीसरी बहन आपका उद्देश्य उद्देश्य हो जाएगा, और विधेय हो जाएगा बस सोचती रही, आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। मेरी लड़की आपका, मेरी लड़की ने आपका उद्देश्य हो जाएगा, मुझसे पूछा विधेय हो जाएगा, सभी लोग उद्देश्य हो जाएगा, और सकते में आ गए तो क्या हो जाएगा, सकते में आ गए, ये क्या हो जाएगा आपका विधेय। उसी तरीके से रजा साहब ये आपका हो जाएगा उद्देश्य, और विधेय हो जाएगा स्टेशन पर मेरा इंतजार कर रहे थे। तो आप इसके जो भी मैंने एग्जांपल आपको नीचे दे रखे जस्ट रीड कर लेना इनको अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, उपसर्ग अलग करके लिखिए। जैसा मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया अज्ञान, तो ये एक वर्ड है, इसका उपसर्ग क्या है अ, और मूल शब्द क्या है ज्ञान। उसी तरीके से आरक्षण, अब उपसर्ग आ, और रक्षण क्या हो जाएगा आपका मूल शब्द। तो उसी तरीके से अभाव में उपसर्ग क्या हो जाएगा अ, और भाव क्या हो जाएगा आपका मूल शब्द। बेईमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा आपका बे, और ईमान क्या हो जाएगा आपका मूल शब्द, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको काम करना। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में से कोई दो वाक्यों को कोष्टक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। बात को समझना है यहाँ पे कैसे करेंगे, पहले हम लोग एग्जांपल देखते हैं। पहले क्या करना, पूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पे आपको देखो पूर्ण भूतकाल वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4। अब पूर्ण भूतकाल को थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 4 मतलब इसका आंसर है, शकुन रोते रोते सो गई थी, सो गई थी। पूर्ण भूतकाल वाला ये सेंटेंस है। तो पूर्ण भूतकाल में क्या समझ में आया, कि कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था और लेकिन वो भूतकाल में ही समाप्त हो गया। समझना मेरी बात, कोई कार्य भूतकाल में चल रहा था और भूतकाल में ही, मतलब शुभम सर ने कल 9th का मैथ्स का वीडियो डाला था, भूतकाल में डाल रहा था, और वो वीडियो मैंने अपलोड भी कर दिया, डाला था, ठीक है। 9th वालों को मिल गया, अभी आप 8th स्टैंडर्ड के लिए हम डालेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे। बात समझ में आया। तो शकुन रोते रोते सो गए। अब यहाँ पे हमें एग्जांपल क्या दिया, राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया। पूर्ण भूतकाल क्या हो जाएगा, राजा ने चारों बेटियों को अपने पास क्या हो जाएगा, बुलाया। हाँ, राजा ने चारों बेटियों को अपने पास बुलाया गया था या बुलाया था, जो भी होगा आप बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। पूर्ण भूतकाल में लेकिन आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है, बुलाया था, ठीक है। सिर्फ सांस चल रही थी, सामान्य वर्तमान काल। तो यहाँ पे सामान्य वर्तमान काल कौन सा एग्जाम्पल है, देखो थर्ड वाला, देखो थर्ड वाला, यहाँ पे थर्ड वाला देखो, मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ सांस चल रही थी, तो सिर्फ सांस चल है, क्या हो जाएगा, सिर्फ सांस चलती है, क्या हो जाएगा, सिर्फ सांस चलती है। या जो भी हो करेक्शन आप लोग प्लीज कर लेना, मेरे को हिंदी का इतना नहीं पता है, बट स्टिल डू इट, ओके, अपने तरीके से कर लो। मेरे को बस सिर्फ आपको, आप क्या करना, जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे नीचे दे रखे हैं ना, इन एग्जाम्पल्स को आप रीड करना, थोड़ा सा समझना आपने जो भी प्रैक्टिस की है, और देन आप अपने तरीके से उसको चेंजेस कर लेना, ठीक है। लड़की ससुराल जाती है, अपूर्ण वर्तमान काल मतलब कंटिन्यूअस, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो हम लोग एक तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। तो लड़की ससुराल जाती है, तो लड़की ससुराल जा रही है, क्या हो जाएगा, जा रही है, ठीक है। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। क्या, ओके, अर्थ के आधार पर वाक्यों के प्रकार पहचान कर लिखिए। तो वाक्यों के प्रचार, अगर क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क वाला वाक्य आता है तो उसको क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य, पहचान लिया। और हरा भरा पेड़ मत काटो, तो मत काटो आप किसी को क्या दे रहे हो, आप एक तरीके से किसी को क्या दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो। आप क्या दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, तो ऑर्डर मतलब कमांड दे रहे हो। तो कमांड के लिए क्या हो जाएगा, आज्ञावाचक वाक्य, ये वाला देखो, ये वाला, ठीक है ना। नाखूनों को काट दो, ऑर्डर दिया ना आपने, हरा भरा पेड़ मत काटो, इस तरीके से। तो आप प्लीज इनका भी एक बार प्रैक्टिस कर लेना, जितना हो सके आपके पास अवेलेबल डाइजेस्ट वगैरह जो भी, एक बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी राइटिंग स्किल में अभी आपको बताने वाला हूँ, उसमें मजा आएगा। फिर यहाँ पे वचन बदलो, सॉरी, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करो। आंखों से ओझल होना, गले लगाना, और मैं और एग्जांपल आपको देता हूँ, देखो ये सारे एग्जांपल है। कोल्लू का बेल, खून की नदी बहाना,
खून में उबाल आना, चादर चादर से बाहर पैर पसारना, जी जान से लगना और दाल में कुछ काला होना। तो ये सारे वाक्य है, इन सारे वाक्यों को आप कन्वर्ट करो, सेंटेंस बनाने में हेल्प करो, सेंटेंस बना लो, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस करना आप लोगों को। निम्नलिखित विराम चिन्हों का नाम लिखिए। तो निम्नलिखित विराम चिन्ह को, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रश्न सूचक चिन्ह। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे आपको दिखेगा विस्मय सूचक चिन्ह। तो उसी तरीके से आपको नाम लिखना है, इनको भूल जाना, इनको यूज मत, इनको याद मत करना, ये ओके, इसको करना, इसको करना, इसको मत करना, ठीक है ना। और फिर इसको भी मत करना, योजक को भी मत करना, बाकी सारी चीजें आप याद करते जाना, कोई भी आ सकता है एग्जाम में आपके। आगे आते हैं अभी उपयोजित लेखन। तो उपयोजित लेखन में जो मैं बता रहा हूँ वो आप जरूर करके जाना। पत्र लेखन पे ध्यान देना आपको, एक वृत्तांत लेखन पे ध्यान देना, कहानी लेखन पे ध्यान देना है, और आपको निबंध लेखन पे ध्यान देना। बाकी आप जो दो बचे हुए उनको मत करना। मैं वन बाय वन अभी आपको बताता हूँ। पहला पहला है स्वतंत्र दिवस के जगह पे मैं आपको बोलूंगा कि स्वतंत्र दिवस का तो आप करना कर लेना, लेकिन आप स्वतंत्र दिवस के जगह पे क्या करना, महाराष्ट्र दिवस करना, क्योंकि अभी महाराष्ट्र दिवस आने वाला है। तो अभी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वृत्तांत लेखन आप महाराष्ट्र दिन पे लिखना। कैसे लिखेंगे, महाराष्ट्र दिवस, महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर हमारे विद्यालय में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था। देखो, वृत्तांत लेखन का मतलब होता है रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग हमेशा पास्ट फॉर्म में लिखी जाती है, बराबर कि नहीं, पास्ट टेंस के फॉर्म में। इसके लिए क्या लिखा, आयोजित किया गया है, नहीं, आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम 1 मई, डेट लिखा है कब लिया गया, 1 मई 2022, 2023, 2024, जो भी है वो आप लिखना, को विद्यालय के ग्राउंड में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम की शुरुआत भारत के राष्ट्रगान के गायन से हुई, जो अभी के द्वारा गाया गया था, ठीक है ना, सभी के द्वारा गाया गया था, सॉरी। इसके बाद महाराष्ट्र में संबंधित रंगमंच कार्यक्रम दिखाया गया, जिसमें हमारे स्कूल के छात्रों ने विभिन्न विषयों पर नाटकों को प्रस्तुत किया। इसके बाद महाराष्ट्र की संस्कृति और परंपरा के बारे में जानकारी दी गई। छात्र इनके बारे में उनके राज्य के महत्वपूर्ण विषयों को समझते हुए बहुत खुश दिख रहे थे। तो ये सारी बातें आपको जो जो महाराष्ट्र दिन पे होता है, या इमेजिन जो भी आप कर पा रहे उस समय अच्छे से लिख के आना। इसको कम से कम 2 से 3 बार रीड कर लेना। तो अगर वो महाराष्ट्र दिन का आए, अगर वो स्वतंत्र दिवस का आए, प्रजासत्ताक दिन का आए, किसी का भी आए, आप इस फॉर्मेट में इन शब्दों को इस्तेमाल करके अपना वृत्तांत लेखन जरूर जरूर लिख के आना। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जस्ट रीड इट एज मच एज पॉसिबल, या 2 से 3 बार इसको रीड करो, ओके। आगे एक और वृत्तांत लेखन की बात करूंगा कि खेल महोत्सव, आपके स्कूल में खेल महोत्सव मतलब स्पोर्ट्स डे मनाया गया, और उसके ऊपर आपको वृत्तांत लेखन लिखना है। तो अपने विद्यालय में आयोजित खेल महोत्सव का आयोजन कुछ दिन पहले हुआ। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विद्यालय के प्रांगण में एक संकल्प सभा के बाद किया गया था। कुल मिलाकर यह 3 दिनों तक चला था, और विद्यालय के सभी विद्यार्थी इनमें भाग लिया। खेल महोत्सव के दौरान विद्यालय के सभी खेल के क्षेत्रों में अभिभावकों और देखने आए अतिथियों की भीड़ थी। तो ये बड़े प्यार से आपको इसको भी 2-3 बार रीड कर लेना है, ये भी आपके एग्जाम में आ सकता है, खेल महोत्सव पे वृत्तांत। अगर ये दोनों ना आए तो इनको रीड करने से एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा किस तरीके से वृत्तांत लेखन लिखा जाता है। डेट जरूर ऐड कर लेना उसके अंदर, अगर इसमें मैंने ऐड नहीं किए तो। और पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिख लेना, जैसा ये वाला मैंने यहाँ पे आपको पैराग्राफ में को लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा पैराग्राफ आप छोड़ देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी बात करेंगे पत्र लेखन, लेटर राइटिंग। तो यहाँ पे औपचारिक और अनौपचारिक लेटर है। तो औपचारिक लेटर देखो कैसे लिखा जाता है। यहाँ पे किसका एड्रेस लिखते हैं, तो यहाँ पे हम लोग किसका एड्रेस लिखते हैं, रिसीवर का। हिंदी में ऊपर रिसीवर का एड्रेस लिखते हैं, और नीचे किसका एड्रेस लिखते हैं, सेंडर का, मतलब जो सेंड कर रहा है लेटर। और बीच में क्या आएगा, आपका बॉडी आएगा। तो यहाँ पे जो लेटर है वो किसका है, स्वास्थ्य अधिकारी को आपने लेटर लिखा है। क्या लिखा हुआ है, महानगर पालिका अमरावती दूषित पानी की पूर्ति के बारे में ध्यान आकर्षित करने के लिए, आपके एरिया में गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए आप को लेटर लिख रहे हो। तो आपने यहाँ पे लिख दिया रिसीवर को नाम वगैरह, प्रिय स्वास्थ्य अधिकारी, मैं रमा रमेश जो भी हो देसाई आपको इस पत्र के माध्यम से संदेश भेज रहा हूँ कि हमारे इलाके में दूषित पानी की समस्या बढ़ती जा रही है।
हमारी महानगर पालिका द्वारा पानी की पूर्ति में लापरवाही के कारण हमें दूषित पानी का सामना करना पड़ रहा है। यह समस्या हमारे लिए न केवल स्वास्थ्य समस्या बन गई है बल्कि यह नुकसानदायक भी हो गई है। तो बड़े प्यार से आपको इस तरीके से लेटर लिखना है, पैराग्राफ ज़रूर छोड़ना, यहाँ पे मैंने नहीं छोड़ा, आप पैराग्राफ छोड़ के लिख लेना, ठीक है? नेक्स्ट लेटर के बारे में बात करेंगे, तो गर्मी की छुट्टियाँ लिए अनौपचारिक लेटर अपने मित्रों को लिखना है, भाई-बहनों के देखो लेटर छोटा है तो आप बड़ा कर लेना। मैं बस आपको स्टार्टर दे रहा हूँ, किस तरीके से शुरू करना बड़े बढ़िया प्यारे तरीके ढंग से। तो गर्मी की छुट्टियाँ में अपने भाई-बहन को आप चाहते हो कि वेकेशन में वो भी आपके साथ में चले तो आप लेटर लिखना है कि हम सभी प्रिय जो भी नाम है, मेरा नाम लिख देना प्रिय शुभम अच्छा लगेगा। हम सभी जानते हैं कि गर्मी की छुट्टियां हमारे लिए कितनी उत्साहवर्धक होती है या उत्साहजनक होती है। हमें बहुत खुशी होगी कि अगर आप इन छुट्टियों के दौरान हमारे साथ वक्त बिताए। हम सोच रहे हैं कि हम सभी एक साथ स्थान का नाम जो भी आपको जहाँ जाना उसका नाम लिख दो। मैं घूमने जाएंगे स्थान का नाम वापस लिखो स्थान उदयपुर जैसा कि सैर करेंगे और बाद में गर्मियों को ठंडा करने के लिए गर्मियों में से मतलब आप गर्म हो जाओगे तो ठंडा करने के लिए कि पानी के फॉल जाएँगे, वाटरफॉल जो भी आपका होगा पानी के फॉल मतलब वाटरफॉल जाएँगे। तो इस तरीके से आपको रीड करना सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अब तक क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का टेलीग्राम चैनल जॉइन नहीं किया है, क्रिस्टल कॉन्सेप्ट का कौन-सा चैनल? टेलीग्राम चैनल, तो जल्दी से जल्दी उसको जॉइन कर लो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और 8th स्टैंडर्ड के अगर स्टूडेंट चाहते हैं कि आगने वाले समय में हम आपके लिए बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड करें सेमेस्टर एग्ज़ाम्स के लिए, तो जितना हो सके वीडियो को शेयर करना, इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट 1 के लाइक आना चाहिए मतलब आना चाहिए। ठीक है गाइस? डू इट 1 के लाइक, 1 के लाइक के बाद आपके सारे वीडियोज़ अपलोड होंगे। फिर है कहानी लेखन। कहानी लेखन का सबसे बड़ी बड़ी बात होती है बढ़िया बात क्या होती है? उसकी सबसे बढ़िया बात होती है कि भाई आपको सब कुछ दिया रहता है, बस उसको तोड़-मरोड़ के आपको कहानी बनानी है। तो गाँव के बाहर रास्ते में एक पत्थर लिखा हुआ है, लोगों को उससे चोट लगता, किसी का उससे न हटाना, भला-बुरा कहते आगे बढ़ाना। कोई पत्थर को हटाता नहीं था, बस गाली दे के पत्थर को आगे बढ़ जाते थे। एक किसान का आना पत्थर हटाकर दूर करना, लेकिन एक किसान आता खुद अपने दम से पत्थर को हटाता है, उसपे कहानी लिखनी है। तो एक गाँव में लोगों को एक चोट लगती थी। एक गाँव में लोगों को एक चोट लगती थी। इस चोट पर एक पत्थर था। जिसे कोई भी हटाने की कोशिश नहीं करता था। एक रास्ता था, छोटा मतलब रास्ता था, वहाँ पे एक पत्थर था, उसको कोई हटाने की कोशिश नहीं करता था। एक दिन एक किसान उस चोट पर जा रहा था, चोट मतलब आप टेकड़ी बोल सकते हो, जो भी बोले, चोट पर जा रहा था, उसे पत्थर मिल गया और वह उसे हटाने का प्रयास करने लगा। उसने पत्थर हटाया और उसके नीचे रुपयों की थैली मिली। इससे गाँव के लोगों को पत्थर को हटाने के लिए प्रोत्साहन मिला। इससे सीख है कि कोई भी चीज़ असंभव नहीं होती और जीत के लिए असमर्थक का ज़रूरत होती है। समर्थन जीत के लिए समर्थन की ज़रूरत असमर्थन नहीं, समर्थन की ज़रूरत होती है। तो आपको ध्यान रखना जब भी कहानी लिखते हो तो लास्ट में आप उस कहानी के में से क्या सीख मिली है, वो भी लिखना मतलब लिखना नहीं तो आपका मार्क्स कट जाएगा। मतलब कहानी से क्या सीख मिली, कोई भी काम असंभव नहीं होता। अगर ट्राई करोगे तो वो अच्छे से हो जाएगा, ठीक है? फिर है क्या बोलेंगे स्टोरी या इसको क्या बोलेंगे हम? एसे राइटिंग, निबंध, किसान की आत्मकथा। पूरी आत्मकथा यहाँ लिख के रखी है कि भाई मैं छोटे से गाँव से बेडांग किसान हूँ। मेरा जीवन कुछ अलग है। मैं रोज़ सुबह जल्दी उठता हूँ और खेत में जाकर काम करता हूँ। मेरे पिताजी भी किसान थे और मुझे भी उनसे ही ये प्यार किसानी का भाव बचपन से ही लगा हुआ है। मैं कभी-कभी ये सोचता हूँ कि क्या मैं किसान होने के कारण अपने देश के विकास में योगदान नहीं दे पा रहा हूँ? मगर फिर भी मैं ये सोचता हूँ कि अपने देश के लिए कुछ तो कर रहा हूँ। मेरे द्वारा उत्पादित अनाज देश के भोजन में आता है और इससे मैं उनके उनके स्वस्थ जीवन के लिए भी योगदान दे रहा हूँ। तो इस तरीके से किसान की आत्मकथा आपको लिखनी है, हमेशा पीड़ा नहीं लिखनी, कभी-कभी पॉज़िटिव बातें भी लिख सकते हो। नहीं तो आत्मकथा में लोग सब नेगेटिव बातें लिखते हैं, आप जाके पॉज़िटिव लिख के आना। यदि मेरे पंख होते तो ये निबंध आपको मैं क्या होता है अगर मैं आपके पंख होते तो ऑब्वियसली आप वहाँ जाना पसंद करते जहाँ पे अभी नॉर्मल स्थिति में आप जा नहीं सकते हो, बराबर है कि नहीं? आप हर उस पहाड़ में उड़ के जाना पसंद करते हो, हर उस गली में उड़ के जाना पसंद करते हैं, ठीक है ना? तो यहाँ पे आपको बढ़िया प्यार से
यदि मैं पंख होता मैंने लिखा है, जो जस्ट आप रीड करो, प्रैक्टिस करो एज मच एज पॉसिबल। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और धन्यवाद क्रिस्टल कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करने के लिए। इसी तरीके से पढ़ते रहो, एक्सप्लोर करते रहो, नई नई चीज़ें सीखते रहो, वेकेशन का अच्छे से इस्तेमाल करना, अच्छे अच्छे दोस्त बनाना। और इसी ज्ञान के साथ इस सेशन की समाप्ति के तो और बढ़ते हैं, और आप कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको नए पेपर किस पे चाहिए, लेकिन उसके पहले 1000 लाइक आने चाहिए। धन्यवाद।